हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सबका एसी स्टार्टर में बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो वीडियो रहेगी वो सीबीएसई के सैंपल पेपर 2020-21 की पार्ट सेकंड की वीडियो रहेगी। ये मैथ्स की वीडियो है। इससे पहले मैं पार्ट 1 ऑलरेडी करवा चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और अगर आपको लिंक नहीं मिल रहा तो आप कमेंट बॉक्स में बोलिए, तो मैं आपको सीधा प्रोवाइड कर दूंगा। तो फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। आज 11th क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम 10th तक ऑलरेडी कर चुके हैं। तो 11th क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम आप दोनों ध्यान दीजिएगा, दोनों के लिए रहेगा। तो इसने बोला राइट डाउन द फॉर्मूला शोइंग रिलेशनशिप बिटवीन 3 मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी। ये कह रहा है केंद्रीय प्रवृत्ति की तीनों मापों के बीच संबंध बताने वाला सूत्र बताइए। तो मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय प्रवृत्ति में 3 चीजें होती हैं। एक मीन होता है, एक मीडियन होता है और एक मोड होता है। ठीक है, इनमें आपको रिलेशन बताना है। तो इसका फॉर्मूला होता है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन, मैं हिंदी में भी लिखूंगा 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। इसको हम हिंदी में बोलेंगे बहुलक बराबर 3 माध्यक। मैं तो हिंदी मीडियम वालों को भी ये कहूंगा कि वो इंग्लिश में जरूर ध्यान दें, क्योंकि आगे जाके प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर वो कॉमर्स लेना चाहते हैं, साइंस लेना चाहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आप 12 पर आ जाइए। 12 क्वेश्चन में बोला गया है कि एक ट्राइंगल एबीसी है। ठीक है, एक ट्राइंगल एबीसी हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ए बी सी। तो ये कह रहे डीई जो है वो पैरेलल है बीसी के। तो देखो ये जो डीई है, हमने यहाँ डीई ड्रॉ कर दिया, ये डी और यहाँ ई ले लिया। ठीक है, आपको दिख रहा है सबको, थोड़ा बड़ा कर देता हूं और अच्छे से। तो डीई पैरेलल में बीसी दे रखा है ना। तो अब इसने बोला है कि एडी की जो वैल्यू है वो x+3 है। एडी की वैल्यू कितनी है? x+3। उसके बाद बीडी की वैल्यू कितनी है? 3x+19। तो बीडी ये रहा, इसकी वैल्यू कितनी है? 3x+19। उसके बाद एई की वैल्यू x है। एई की वैल्यू कितनी है? x। उसके बाद कह रहा है सीई की वैल्यू कितनी है? 3x+4। अब आपको पता होगा, आपने बीपीटी थ्योरम पढ़ी होगी 6.1 थ्योरम में। वो ये कहती है कि अगर ट्राइंगल में ये साइड इसके अगर पैरेलल है तो बाकी जो साइड बचती हैं, जैसे ठीक एक साइड तो ये होगी, बाकी 2 साइड कौन सी बची? ये और ये। तो इसमें ये जो लाइन है इन दोनों को प्रोपोर्शनल इक्वल डिवाइड करेगी। कहने का मतलब है इसकी रेशो के बराबर होगी। ठीक है, तो हम उसी थ्योरम से करेंगे। हम लिखेंगे डीई पैरेलल है बीसी के, इसलिए एडी अपॉन में डीबी इक्वल होगा एई अपॉन में ईसी के। यहाँ क्या लिख देंगे ब्रैकेट में? बाय बीपीटी थ्योरम, बेस प्रोपोर्शन थ्योरम, थेल्स प्रमेय। ठीक है, थेल्स प्रमेय द्वारा, थेल्स प्रमेय द्वारा। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? आगे देखिए, अब एडी की वैल्यू कितनी है, यहां देख सकते हैं आप। एडी की वैल्यू कितनी दे रही है? x+3। और डीबी की वैल्यू कितनी है? 3x+19। एई की वैल्यू कितनी है? x। और ईसी की वैल्यू कितनी है? 3x+4। ठीक है, अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा। ठीक है, फटाफट करते हैं। ठीक है, साथ के साथ ही करते जाना, और जिन बच्चों को अच्छे से आता है वो मुझसे पहले करें, क्योंकि मुझे तो सब बच्चों को साथ लेके जाना है ना। तो धीरे धीरे कराऊंगा। यहां तक आप समझ में आ गया? ठीक है, x की इसमें मल्टीप्लाई करो, कितना होगा? 3x का स्क्वायर हो जाएगा। x की इसमें मल्टीप्लाई करो, 4x हो जाएगा। ठीक है, अब 3 की इसमें मल्टीप्लाई करो, 9x। आपको पता है ना, इसकी मल्टीप्लाई दोनों में करनी है, इसकी मल्टीप्लाई दोनों में करनी है। ठीक है, x की मल्टीप्लाई करी, इसमें करा, फिर 3 की करी 9, 3 4 जो 12 हो गया। ठीक है, अब इसमें करो, कितना होगा? 3x का स्क्वायर हो जाएगा। एक x जब बेस सेम होता है ना, ठीक है, देखो जब बेस सेम होता है तो पावर जो होती है वो जुड़ जाती है। ठीक है, तो यहां पर आप क्या लिखेंगे? 19x लिखेंगे। अब उसके बाद देखिए, ये भी 3x स्क्वायर है, ये भी 3x स्क्वायर है, दोनों कैंसिल कर दीजिए। जब इक्वल होता है तो दोनों के साइन सेम हो तो आप उसे कैंसिल कर सकते हैं। 9 और 4 कितना हो गए? 13 हो गए। ठीक है, अब देखिए 19 उधर जाके माइनस का हो जाएगा और प्लस का 12 जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, 19 में 13 के कितने बचे? 6 बचे। ठीक है, और ये माइनस का 12। तो उसके बाद देखिए x है माइनस का 12, ये जो माइनस का 6 है इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, इसे आप कैंसिल करोगे तो 2 आ जाएगा। समझ में आ गया आप सबको? ठीक है,
तो इस तरीके से साथ के साथ नोट करते चले जाना, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आएगी तो बता देना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में, तो अगली बार से उसमें हम सुधार करेंगे, ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि सबको साथ लेके चलना है, ठीक है। आज बोर्ड पर नहीं करवा रहा हूँ, आज कॉपी पर करवा रहा हूँ, ठीक है। समझ में आ गई सबको, ये अलग क्लियर हो गया सबको अच्छे से। अब देखिए 13 क्वेश्चन बोला है इसने, थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। 13 क्वेश्चन में बोला है कि 1 से लेकर 100 के बीच में कोई आप एक नंबर चूज कर लीजिए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो अभाज्य संख्या होगी, वो प्राइम नंबर होगा, ठीक है। देखो मैं आपको बता दूं, प्राइम नंबर उसे कहते हैं, अभाज्य संख्या उसको कहते हैं, ठीक है, जिसके एग्जैक्ट 2 फैक्टर होते हैं। सबसे छोटा 2 होता है, ठीक है, देखो 2 के टेबल में आएगा और अपने टेबल में आएगा, 1 के टेबल में आएगा, है ना। ऐसे फिर 3 है, ये किस में आएगा, 3 में आएगा और 1 में आएगा। तो जिसके एग्जैक्ट 2 फैक्टर होते हैं उसको अभाज्य संख्या प्राइम नंबर कहते हैं। तो 2 के बाद 3 आ गया, 3 के बाद 5 होगा, फिर 7 होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, 11 होगा, ठीक है, फिर 13 होगा, फिर 17 होगा, फिर 19 होगा, ठीक है। 9 नहीं होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे चलता रहेगा, ठीक है, ऐसे चलता रहेगा। और इस तरीके से जब हम करते जाएंगे, ठीक है, तो टोटल करते ना 100 तक जब हम पहुंचेंगे, टोटल 25 होते हैं। कितने होते हैं याद रखना, 1 से लेकर 100 के बीच में टोटल 25 होते हैं। कितने होते हैं, 25। अब फटाफट देखिए, तो इसने बोला है कि आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है प्राइम नंबर की, ठीक है। तो टोटल कितने नंबर है, 100 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम कौन सा कर रहे हैं, 13 कर रहे हैं, ठीक है। तो आप प्रोबेबिलिटी लिखिए, क्योंकि 1 नंबर का है, तो आप प्रोबेबिलिटी लिखिए, ठीक है। और प्राइम नंबर मैं हिंदी में भी लिखूंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना, नहीं तो आप आगे कर लो। और प्राइम नंबर, ठीक है, तो प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 25/100, यानी कि 1/4 आ गया, ठीक है। ये मैंने इंग्लिश में करा, हिंदी में देख लीजिए। प्रायिकता ब्रैकेट में लिखेंगे अभाज्य संख्या, ठीक है, एक अभाज्य संख्या, ठीक है। और कितना आ गया, 25/100। तो इसको जब आप कैंसिल करोगे तो आपका 1/4 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया यहां तक। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला गया है कि आपको जो है tan x की वैल्यू दे रखी है, तो आपको x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपने देख लिया, फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, tan x इज इक्वल टू आपको sin 45। मैंने आपको एक बार क्वेश्चन भी दिखा दिया, ठीक है, इस तरीके से आप ये देख सकते हैं। अब आपको बस क्या है, वैल्यू पता होनी चाहिए कि tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 होती है। cos 45 की कितनी होती है, 1/√2 होती है। वैल्यू बिल्कुल अच्छे से रटी हुई होनी चाहिए, माइंड में बैठी हुई होनी चाहिए। बनाना सबको आता है, मैंने बनाना भी सिखा रखा है ना। तो देखो 1 आ गया, √2 आ गया, इस तरीके से। और जो नए जुड़े हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्लीज अपना सपोर्ट करें, ठीक है। तो ये 1 देखो 1/2 आधा कितना होता है, 1 होता है, सीधा लिख दिया। आप अगर एलसीएम लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए, 1/2 करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो इस तरीके से 2/2 से कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, ठीक है। अब आप मुझे बताइए tan x में 1 की वैल्यू कितनी होती है, tan में 1 की वैल्यू कितनी होती है, 45 पर होती है। कितनी होती है, 45 पर, ये आपको पता होना चाहिए। तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर 45 डिग्री आ जाएगा। समझ में आ गई आप सबको, ठीक है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, मैंने थोड़ा स्मॉल कर दिया इसको, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है। वैसे इजी था, कुछ बच्चों ने साथ साथ कर लिया होगा, ठीक है, और साथ साथ ही रहना चाहिए, पीछे नहीं होना चाहिए। आप 15 क्वेश्चन पे आ जाइए। ये कह रहा है 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो 2 हेड आने की प्रायिकता दीजिए, ठीक है। तो फटाफट इसको मैं करके दिखा देता हूँ, ठीक है, किस तरीके से आएगा 3/8, है ना। तो फटाफट कर लेते हैं। देखो 3 सिक्कों को फेंकते तो आप ऐसे लिख लीजिए, अगर जिनको नहीं पता। देखो 4 बार हेड लिख लीजिए, 4 बार टेल लिख लीजिए, फिर 2 बार हेड लिखिए, 2 बार टेल लिखिए, 2 बार हेड, 2 बार टेल, फिर हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, ठीक है, इस तरीके से। तो देखो डॉग भी ना अपना अपना पूरा एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, ठीक है, कि मैं म्यूजिक लगा रहे हैं, म्यूजिक लगाया नहीं ना मैंने, तो म्यूजिक के लिए काम कर रहे हैं।
देखो 3 सिक्के हैं, उनको एक साथ उछाला गया है ना, तो 2 हेड है ना, उसको आपको निकालना है। तो 2 हेड कितनी बार है, देखो एक ये रहा, इसमें 2 हेड है और इसमें 2 हेड है और इसमें 2 हेड है। ठीक है, उनको पता लग गया कि म्यूजिक लगा रहे हैं, कह रहे फ्री में नहीं देंगे, चुप हो गए है ना, पहले बोल देता इस तरीके से। देख रहे हैं आप, तो आप फटाफट निकालिए। पहले हिंदी में लिख देता हूं, प्रायिकता 2 चित्त, चलो चालू हो गए। ठीक है, 2 चित्त, तो 2 चित्त कितनी बार है, 1 2 और 3, तो 3 अपॉन में 8 क्यों लिखा, 1 2 3 4 5 6 7 8। जब आप 3 सिक्के को फेंकेंगे एक बार या एक सिक्के को 3 बार फेंकेंगे तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, हो सकता है पहले पर भी हेड, दूसरे पे भी हेड, तीसरे पे भी हेड आ जाए, हो सकता है पहले पे हेड, दूसरे पे हेड और तीसरे वाले पे टेल आ जाए, तो इससे बाहर कुछ नहीं होगा। टोटल 8 चांसेस बनते हैं। ठीक है, आपका सिक्का खराब नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना कि आपको कि मेरे तो सिक्के में टेल ही नहीं है, तो उसकी बात नहीं हो रही है। ठीक है, सिक्का बिल्कुल फेयर होना चाहिए। ठीक है, तो हिंदी में ये हो गया, इंग्लिश में क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी टू हेड। ठीक है, 3/8 आ गया। क्लियर हो गया सबको, ये मैंने हिंदी में भी कर दिया, इंग्लिश में भी कर दिया। उसके बाद आ जाइए 16 क्वेश्चन पर आ जाइए। ठीक है, तो 16 क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, ये कह रहा है कि कोई असंभव घटना होने की प्रायिकता क्या होगी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट। आप सीधा लिख लीजिए 0। ठीक है, क्या आएगा 0। अगर आप थोड़ी स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। ठीक है, साथ के साथ लिखते रहना। ठीक है, असंभव घटना घटने की प्रायिकता 0 है। ठीक है, हो गया क्लियर, मुश्किल नहीं था। 17 क्वेश्चन पर आ जाइए। तो 17 क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि ये हमें एक तरह का अवेयरनेस दिया गया है, ये आपके भविष्य के लिए अच्छा है। ठीक है, तो आप इसे जरूर देखिए। ये कह रहा है कि मोबाइल स्क्रीन के ज्यादा लंबे समय तक प्रयोग करने से बच्चों की दृष्टि पर विपरीत असर पड़ता है। ठीक है, मतलब अगर हम ज्यादा मोबाइल को देखते हैं तो हमारी आईसाइट पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। दोज हु आर एडिक्टेड टू प्लेइंग पबजी, और जो बच्चे पबजी के आदी बने हुए हैं, मतलब लत लगी हुई है जिनको, ठीक है, कैन गेट इजिली स्ट्रेस, तो वो आसानी से जो है ना स्ट्रेस हो जाते हैं। ठीक है, और आउट और फेस एंग्जायटी, उनके अंदर एकदम चिंता का भाव आ जाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा हर बात पे चिड़ना, हर बात पे ठीक है गुस्सा आ जाना, इस तरीके के उनमें भाव उत्पन्न हो जाते हैं। और उनके अंदर सोशल इंटरेक्शन नहीं रहता ना, क्योंकि वो समाज से जुड़ते नहीं है, पर्सनली अपनी लाइफ में रहते हैं, इस वजह से बाद में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो ये सोशल अवेयरनेस करने के लिए और ये बताने के लिए कि पबजी जो है बहुत बेकार है। ठीक है, तो स्कूल में डिसाइड किया कि इसको बैन पबजी के ऊपर एक कैंपेन चलाएंगे, बच्चों को इस पर अवेयर करेंगे। ठीक है, तो बच्चों को अवेयर करेंगे, तो इसके में क्या हुआ, एक रेक्टेंगल प्रिपेयर किया गया। आप देख लीजिए, ये एक रेक्टेंगल बनाया गया है। देखो मैं आपको बता दूं, ये जो डॉट है ना, वो यही वाले डॉट है। थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंटिंग हो गई है, ये 2 6 है और ये जो है ना 2 2 है ये। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, समझ जाना। तो अभी बोल रहा है कि अब आप इसको स्टडी कर लो। ये एक्स एक्सिस शो करेगा, ये वाई एक्सिस शो करेगा। ठीक है, ये हमें पॉइंट कितना दे रखा है, 2 2 दे रखा है। ठीक है, और ये दे रखा है 2 6 और ये 8 2 दे रखा है और ये 8 6 दे रखा है। ठीक है, अब इसने बोला कि आपको इसका एरिया निकालना है। ठीक है, अलग अलग चीजें पूछी हैं, देख लेते हैं क्या क्या पूछा है। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द बोर्ड। तो आपका 7 चैप्टर है। ठीक है, तो पिछली जो वीडियो मैंने बनाई उसमें चैप्टर बताता रहा था, इस बार भी चैप्टर बता देता हूँ। ठीक है, ये 7 चैप्टर से रिलेटेड है, लेकिन बुक के क्वेश्चन नहीं है कोई भी, है ना। तो 7 क्वेश्चन आप देख लीजिए। ठीक है, 7 क्वेश्चन आपको दिखाता हूं, आप ध्यान से समझना। तो 7 क्वेश्चन में हमसे एरिया पूछा गया है, तो सबसे पहले इसका एरिया निकालना है। तो हम इस फिगर को बना लेते हैं। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। ए हमें कितना दे रखा है 2 और 2, बी हमें दे रखा है 8 2 और सी हमें दे रखा है 8 6 और डी हमें दे रखा है 2 और 6। ठीक है, तो आपको पता है कि इस अगर एरिया निकालना है रेक्टेंगल का, तो रेक्टेंगल का एरिया का तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो इसके डिस्टेंस निकाल लीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। आप डायरेक्टली भी बता सकते हो क्योंकि आपके पास ग्राफ है।
आप देखिए 8 में से 2 गए 6 बचेगा, ठीक है, 8 में से और ऐसे 6 में से 2 गए 4 बचेगा। तो आप 6 4 24 सीधा कर सकते हैं, लेकिन आपको दिखा देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। दिखाने में क्या जाता है, तो पहले ए बी डिस्टेंस निकाल लीजिए, ए बी डिस्टेंस तो हिंदी में दूरी, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे ए बी डिस्टेंस, आपने डिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1। फॉर्मूला लिखना जरूरी नहीं है, अगर लिख दोगे तो कोई दिक्कत भी नहीं है, ठीक है। 8 में से 2 गए, ठीक है, 2 में से 2 लेस कर दिया, आंसर वही आएगा जो मैंने अभी को डायरेक्ट बताया ना, कुछ बच्चे समझ गए होंगे, है ना। तो इस तरीके से तो देखो 36 आएगा, तो 6 यूनिट आ गया। क्लियर हो गया। इस तरीके से हमने ए भी निकाल दिया, उसके बाद अब बी से निकालेंगे, ठीक है। तो बी से डिस्टेंस निकालिए, तो बी से डिस्टेंस का फॉर्मूला सेम रहेगा, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, ठीक है। दिख रहा है सबको। x2 कितना है, ध्यान से देखिए, 8 माइनस 8 ले लेंगे, ठीक है। तो 8 माइनस 8 हो गया, ठीक है, 8 माइनस 8 हो गया और 6 माइनस 2 हो गया, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा यहां कर लेता हूं। तो 8 में से 8 गया 0, 6 में 2 गया 4, 0 और 4 का स्क्वायर, और यहाँ जब 4 का कितना होता है 16, 16 का करेंगे तो 4 ही आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा बीसी भी पता लग गया और हमारा ए भी पता लग गया। अब हम क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, ठीक है। वैसे तो ऑप्शन में टिक करने वाला है, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में जो थोड़ी ऑप्शन में टिक करने वाला आएगा, है ना। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, हिंदी वाले दूरी लिख लेना जहाँ डिस्टेंस लिखा है, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आयत का क्षेत्रफल। तो क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, ठीक है, लंबाई गुणा में चौड़ाई होता है। तो आप देखेंगे कितना आंसर आ रहा है, लंबाई कितनी 6, चौड़ाई कितनी है 4, तो कितना आ गया 24 आ गया, ठीक है। स्क्वायर यूनिट लिख देंगे, क्योंकि अगर एरिया नहीं दिया होता, यूनिट नहीं दी होती, तो हम एरिया तो दिया ही है, एरिया तो निकाल ही लिया, लेकिन अगर यूनिट नहीं दी होती तो स्क्वायर यूनिट लिख लेते हैं, ठीक है। हिंदी में क्या लिखेंगे, वर्ग इकाई। क्लियर हो गया सबको, है ना। तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, 24 कहाँ है, ये फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है, फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट है, ये कह रहा है 1 सेंटीमीटर के, अच्छा यहाँ पर हमें यूनिट दे रखा है क्वेश्चन में। अब देखिए यहाँ पर तो कहीं नहीं बोला था, ठीक है, लेकिन ऑप्शन में हमें यहाँ पर सब सेंटीमीटर में दे रखा है, ठीक है बच्चों। अगर हमें सेंटीमीटर में दे रखा है तो हम ये अज्यूम कर लेंगे कि ये सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। फिर आप यहाँ पे स्क्वायर यूनिट ना लिख के क्या लिखोगे, स्क्वायर सेंटीमीटर लिखोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में अगर हमें नहीं दिया तो कोई बात नहीं थी, लेकिन हमें हिंट जो दे दी, मतलब 4 ऑप्शन दे दी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर लिखेंगे, ठीक है। आप स्क्वायर सेंटीमीटर लिखो या सेंटीमीटर स्क्वायर लिखो, बात एक ही है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर रखना, रटना मत। आगे सुनो, अब इसने बोला अगर 1 सेंटीमीटर 8 रुपए का है तो कॉस्ट बताइए बोर्ड की। तो बस आपको आता ही है, जब 1 सेंटीमीटर निकाल लोगे तो आप बाकी भी निकाल लोगे, ठीक है ना। कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 8 रुपीज 8। तो कॉस्ट ऑफ कितना हमारे पास आया, 24 सेंटीमीटर आया है, तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, ठीक है। 8 4 32 होता है, 3 कैरी हो गए, 8 2 16 90, 192 रुपीज आ गया, ठीक है। अब देख लीजिए कौन सा आंसर है, ये रहा, इसका भी फर्स्ट है, ठीक है। मैं इसको हिंदी में लिख देता हूं, 1 मीटर स्क्वायर की लागत। पूरा पूरा आप लिख सकते हैं कि यहाँ किसकी लागत बोली है, बोर्ड की बोली है, तो बोर्ड भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 24 सेंटीमीटर सॉरी, है ना, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत। समझ में आ गया। अब आ जाइए इसके सी पार्ट पर आ जाइए, ठीक है। तो सी पार्ट में हमें बोला गया है कि विकर्णों का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या होगा, फाइंड द इंटरेक्शन पॉइंट ऑफ द डायगोनल। मतलब ये जो इसकी जो डायगोनल एक दूसरे को जो काटेगी ना, वो हमें उसके पॉइंट को पता लगाना है, ठीक है। ये देखो रेक्टेंगल है ना, तो उसका मिड पॉइंट निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, उसका मिड पॉइंट, ठीक है। हमें ये जो लाइन दे रखी है ना, ये वाली डी और ये क्या है ना बी, तो ये जैसे ये मैं दिखा देता हूं आपको, ये तो हमें इसका जहां पे दोनों डायगोनल काटेगी ना, हमें ये वाला पॉइंट निकालना है, ये वाला। तो अगर हम इसका मिड पॉइंट निकाल लेंगे या इसका मिड पॉइंट निकाल लेंगे तो ये वाला पॉइंट निकलेगा, ठीक है। तो
कैसे निकालेंगे, मिड पॉइंट ऑफ बीडी बराबर होगा मिड पॉइंट ऑफ एसी। ठीक है, देखो जो बीडी का मिड पॉइंट है वही एसी का मिड पॉइंट होगा। ठीक है, और वो किसके इक्वल होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं, आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप लिखना चाहते हो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द डायगोनल, आप भी लिख सकते हो द। ठीक है, मैं सारी थ्योरी भी लिख रहा हूं तो क्योंकि क्वेश्चन जरूरी नहीं है ना, पॉइंट में आए दूसरा वाला क्वेश्चन बन के आ जाए तो। ठीक है, द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायगोनल, ठीक है, ऑफ द डायगोनल। तो मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, बीडी का मध्य बिंदु बराबर होगा एसी का मध्य बिंदु बराबर होगा, क्या लिखा हिंदी में, विकर्णों का प्रतिच्छेदन बिंदु। ठीक है, आप क्वेश्चन से भी पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, विकर्णों का प्रतिच्छेदन बिंदु, प्रतिच्छेदन बिंदु। ठीक है, साथ के साथ नोट करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। तो अब कैसे निकालते हैं मध्य बिंदु, कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ के आधा कर देते हैं। ठीक है, कैसे, 2 + 8 अपॉन में 2। ठीक है, 2 + 8 अपॉन में 2 कैसा है, x और x, 2 + 8 अपॉन में 2। इसका करोगे, देखो 2 + 8 अपॉन में 2 सेम आ रहा ना, आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो, बीडी लो या एसी लो, क्योंकि रेक्टेंगल में मिड पॉइंट हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, जहां पे दोनों डायगोनल काटती हैं। ऐसे 6 + 2 अपॉन में 2, देखो 6 + 2 अपॉन में 2 कर लो, ये 6 + 2 अपॉन में 2 कर लो, बात देखिए। इस तरीके से 2 और कितना हो गया, 10 का 5 हो गया, 6 और 2 8 का 4 हो गया। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया सबको। तो आपका आंसर कौन सा आ गया, यहाँ 5 4 आ रहा है, तो 5 4 ये रहा, इसमें भी ए ही है। ठीक है, ये मत सोचो हर बार ए आ रहा है तो क्वेश्चन ए ही होगा अगला। ठीक है, तो यहाँ पर भी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कर लेते हैं 4th पार्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको, आ रहा है ना बच्चों। ठीक है, उसके बाद देखिए डी में बोला है कि डायगोनल लेंथ ऑफ द डायगोनल निकालनी है। बच्चों अब आपको ना इसकी लेंथ निकालनी है, तो लेंथ का तो फॉर्मूला आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, वही लगा देंगे, तो डिस्टेंस बीडी, तो फॉर्मूला क्या होता है, वही x2 - x1 होल स्क्वायर, y2 - y1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो x2 कितना है, देखिए आप किसी को भी पहले ले सकते हैं, ये जरूरी नहीं होता। जैसे मैं 8 को लूं या 2 को लूं, बात एक ही है। मैंने 8 लिया तो बाद वाले का साइन चेंज। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूले में माइनस है, तो 8 - 2 आ गया। उसके बाद क्या है बच्चों, 2 बाद वाले का साइन चेंज, तो 2 - 6 आ गया। ठीक है, क्योंकि इसमें पता आगे भी कोई भी ले सकते हो, पहले कोई भी ले सकते हो, ये लो, क्यों, क्योंकि ऊपर लगा हुआ स्क्वायर, और स्क्वायर में अगर माइनस हो भी जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस 2 बार लिखेंगे तो कट जाएगा। ठीक है, तो 8 में से 2 के कितने बचे, 6, ऐसे 2 में से 6 के माइनस के 4। ठीक है, अब 6 से कितना होता है, 36 होता है, ऐसे 4 4 से कितना होता है, 16 होता है। तो अब इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो 6 6 कितना आ गया आपका, 12 आ गया, 3 1 4 और 5 और 52 आ गया। अब इसका आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टर कर लो। ठीक है, प्राइम फैक्टर करके दिखा देता हूं। देखिए 52 है, तो 2 2 जा 4, 1 कैरी, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 6 जा 6, 13 1 जा 13 हो गया। ठीक है, तो आप जब इसका करोगे 2 × 2 × 13, तो 2 में से एक बार आ गया और 13 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम सेंटीमीटर ही मान लेते हैं, क्योंकि यूनिट तो हमें दे नहीं रखी। ठीक है, हमें सेंटीमीटर दिया हुआ है ऑप्शन में, तो उसके हिसाब से ले लिया। अब देखो यहाँ पर, देखो हमने सेंटीमीटर लिया तो ऑप्शन वालों ने सेंटीमीटर लिखा ही नहीं, तो बताओ कौन सा आंसर होगा। हाँ, इसका भी ए ही पार्ट आ गया। ठीक है, 2√13 आ गया। ठीक है, उसके बाद हमें निकालना है एडी की लेंथ निकालनी है। अब देखिए एडी की लेंथ निकालनी है, हालांकि जो बीसी की लेंथ है वो एडी की लेंथ होगी, फिर भी हम निकाल के दिखा देते हैं एडी की लेंथ। ठीक है, आगे देखिए, तो ये हमारा कौन सा पार्ट है, ई पार्ट है। तो डिस्टेंस एडी, हिंदी में एडी की लंबाई लिख लीजिए, एडी की दूरी लिख लीजिए आपको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एडी की दूरी वही सेम रहेगा, फॉर्मूला x2 - x1 प्लस y2 - y1। तो अब आप देखिए एडी में क्या है, देखो
ये कितना है 2 और ये कितना है 2, ये कितना है 6, ये कितना 6, तो 2 बाद का साइन चेंज और 6 बाद का साइन चेंज। ठीक है, तो 2 में से 2 के कितने बचे 0, 6 में 2 के 4 और 0, 4 4 कितना होता है 16, तो 16 का रूट कितना होता है 4 आ गया। ठीक है, अब यहाँ चेक कर लेते हैं इन्हें कुछ ऑप्शन दिया है नहीं दिया, इसने यूनिट वगैरह कुछ नहीं लिखा, तो इस बार हमारा ई का जो आंसर है वो थर्ड पार्ट आया, ए पार्ट नहीं आया। ठीक है, क्लियर हो गया, तो ऑप्शन थर्ड आ गया। अब आगे बढ़ जाते हैं, ये इसका ठीक है आप देख सकते हैं आराम से। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। तो 18 क्वेश्चन में बोला गया है, पहले आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए। ये कह रहा है कि गणित की एक कक्षा की में अध्यापक ने माध्य निकालने के लिए छात्रों को ये फॉर्मूला बता दिया, एक्स फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ, ठीक है, समीशन एफ। ये कह रहा है कि अब आपको फर्दर टीचर गिव वन एग्जांपल फॉर एक्सप्लेनिंग द अबव कांसेप्ट, इसको अच्छे समझाने के लिए टीचर ने एक एग्जांपल दे दिया। ठीक है, तो दिख रहा होगा आपको। ये कह रहा है द मार्क्स ऑब्टेन बाय 30 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 ऑफ ए सर्टेन स्कूल इन अ पेपर ऑफ 100 मार्क्स आर प्रेजेंटेड इन अ टेबल। तो 100 मार्क्स को दिखाया गया कि किस बच्चे कितने कितने नंबर आए हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं 10 से लेकर 20 आए हैं जिनके वो 2 हैं, 25 से 40 वाले वो कितने हैं 3, जिन बच्चों के 85 से 100 आए आप इसमें होने चाहिए। ठीक है, इतनी मेहनत करो सही से, एक एक चीज अच्छे से करो। तो ये दे रखा है। अब हमसे ये हमने स्टडी कर लिया, तो हमसे बोला गया है कि आप 1 बाय 1 क्वेश्चन करो। तो फटाफट कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, ऐसे छात्रों की संख्या बताओ जिन्होंने 40 या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो आप फटाफट बताइए कि वो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सिक्योरिंग मोर देन और इक्वल टू 40 मार्क्स। आपको बताना है कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके 40 है, 40 से ज्यादा हैं। ये 40 है, ये जो 40 है इसमें इंक्लूड नहीं होता। तो इसने बोला है 40 है 40 से ज्यादा, तो 40 और 40 से ज्यादा सारे के सारे लिए जाएंगे, इन सबको आप ऐड कर दोगे। समझ में आ रही है मेरी बात? क्योंकि इसे ध्यान से पढ़ो, बच्चे ना सही से पढ़ते नहीं है। यहाँ लिखा है 40 है 40 से ज्यादा, तो 40 40 ज्यादा ये पूरे के पूरे होंगे, इन सबको आप ऐड कर दोगे। तो फटाफट 18 क्वेश्चन का आंसर लिख देते हैं। फटाफट आप बच्चों ऐड करो, कितना आएगा आंसर। तो ए का आंसर कितना आ गया, आप देखिए 7 और 6 कितने होते हैं 13। ठीक है, 13 और 12 कितने होते हैं 25 होते हैं। ठीक है, 6 ऐसे भी जोड़ सकते हैं, 6 12 18 24 और 1 25। क्लियर हो गया। उसके बाद हमारा 25 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? थर्ड का 25। क्लियर हो गया। उसके बाद है बी पे आ जाइए। ये कह रहा है वर्ग अंतराल 40 से 55 में संचय बारंबारता क्या होगी। अब बच्चों आपको पता है ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको निकाल के मैं दिखाता हूं, आप ध्यान से देखिए। ठीक है, ये देखिए सबसे पहले जैसे हमें इंटरवल दिया होता है 10 से 25, ये 25 से फिर 40 दे रखा है, फिर 40 से 55 दे रखा है ना, फिर 55 से 70 दे रखा है, 70 से 85 दे रखा है, 85 से 100 दे रखा है, और ये दे रखा है 2 3 7 6 6 6। देखो जब मैं करने में आलस नहीं कर रहा तो आप देखने में आलस मत करो। ठीक है, अगर सीखना चाहते हो तो ठीक है, बाकी करवाने वाले तुम्हें बहुत सारे मिलेंगे टीचर। ठीक है, करो अच्छे से करो, किससे भी करो अच्छे से करो, लेकिन करना आपको ही पड़ेगा, जिससे भी करोगे करना आपको ही पड़ेगा। ठीक है, बस गाइडेंस देने वाले सही होने चाहिए। ठीक है, और आप अच्छे से मेहनत करो। ये 2 दे रखा है, 2 का 2 आ गया, 2 में 3 कितना आ गया 5, 5 में 7 जोड़ा 12, 12 में 6 जोड़ा 18। देखो एक एक करके जो जोड़ रहे हैं ना ये कहलाती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, हिंदी में बोलते हैं संचयी बारंबारता। 2 का 2 लिखा, 2 में 3 जोड़े 5। ये आपको लाइन नहीं बनानी होती, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। 5 का 7 12, ठीक है, 12 का 6 18, 18 में जोड़े कितना हो गया हमारा, ठीक है 24, और ये जोड़ा तो कितना हो गया 30 हो गया। क्लियर हो गया यहाँ तक आपको? ठीक है, और देखो क्वेश्चन में जो है हमें दिया भी गया था 30 स्टूडेंट्स, तो इसका टोटल 30 ही आएगा। ठीक है, तो इस बात से भी आप ध्यान में रख लेना। कई मान लो कि बच्चों को 31 32 आ गया तो क्वेश्चन से भी आप चेक कर सकते हो। अब इसने पूछा बच्चों, इसने बोला 40 से लेकर जो 55 है उसमें संचयी बारंबारता क्या होगी। ठीक है, मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी 40 से 45 वाले में। तो 40 से 45 में क्या होगी 12। ठीक है, कौन सा आंसर आ गया इसका? ये वाला आ गया। क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है, ये देख लीजिए।
ठीक है, इसलिए मैंने फालतू में नहीं करा, समझाने के लिए करा है, ताकि बिल्कुल आराम से समझाऊं। ठीक है, जल्दबाजी मुझे भी नहीं होनी चाहिए और आपको भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उल्टा आप तो सीख रहे हो, आपको तो और अच्छे से सीखना है ना। तो 12 आ गया, क्लियर हो गया आपको। उसके बाद देख लेते हैं अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अगले वाले क्वेश्चन में बोला गया है कि संचय बारंबारता तालिका में से कौन सी केंद्रीय माप का निर्धारण होता है थ्रू क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल विच सेंट्रल मेजरमेंट कैन बी डिटरमाइंड। ये कह रहा है इससे हम कौन सी चीज फाइंड आउट करते हैं। अगर आपने 14 चैप्टर करा है तो आप बता दोगे कि इसका यूज मीडियन निकालने के लिए किया जाता है। ठीक है, क्या निकालने के लिए किया जाता है हिंदी में, माध्यिका। क्या, माध्यिका के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर हो गया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमने सी का कौन सा आ गया, इसका थर्ड पार्ट माध्यिका यानी कि मीडियन। ठीक है, वो एक रफ कॉपी मैंने ले रखी है ताकि उसमें यहाँ पे आपको क्लियर समझ में आता चला जाए। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब आगे देख लेते हैं, आगे क्या पूछा गया है। आगे बोला गया है फाइंड द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। अब आपको बताना है कि जो मीडियन क्लास होगी ना उसकी आपको लोअर लिमिट बतानी है। तो देखो बच्चों, जब हमने सी एफ बना लिया ना, है ना, तो पता है आपको मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं। ये जो लास्ट वाला होता है ना, ये इसका जो टोटल होता है बराबर होता है, क्योंकि ये एक एक करके जोड़ा है, ये टोटल इकट्ठा जोड़ लिया तो ये दोनों बराबर होता है। तो मीडियन क्लास निकालने के लिए पहले एन लिखते हैं 30, एन लिख दिया, फिर उसका आधा कर दिया, कितना आ गया 15 आ गया। कितना कर दिया 15। अब देखिए 15 किसके अंदर आ रहा है, ध्यान से देखिए 15 किस में आ रहा है। मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ और क्लियर आएगा। ठीक है, देखिए 15 किस में आएगा, यहाँ 2 तक गिनती खत्म हो गई है ना, यहाँ 5 तक गिनती खत्म हो गई, यहाँ 12 तक और यहाँ पे 18 तक, यानी कि जो 15 नंबर है ना ये इस 18 के अंदर जाएगा, क्योंकि यहाँ 12 तक तो फिनिश हो गया। 13, 14, 15, 16, 17 और बीच के जितने भी सारे रेशनल नंबर हैं, सब इरेशनल भी, ये सारे के सारे इसमें लाई करेंगे, है ना। 18 तक 18 से ज्यादा कुछ हो जाएगा वो इसमें चला जाएगा। तो 15 किस में माना जाएगा, इसमें माना जाएगा। तो ये क्या आ गई, ये क्या आ गया, इंटरवल लेंगे। अब इस इंटरवल में ये क्या कहलाएगा, लोअर लिमिट, और ये क्या कहलाएगी, अपर लिमिट कहलाएगी। ठीक है, तो बच्चों आपसे पूछा गया था कि आपको जो मीडियन क्लास है ये मीडियन क्लास कहलाएगी। ठीक है, इसको मीडियन क्लास कहते हैं, हिंदी में माध्यक वर्ग कहते हैं। कह रहा है इसकी लोअर लिमिट बताइए। तो दोनों में से छोटा कौन है, लोअर मतलब छोटा, 55 छोटा है, 70 छोटा है, 55 छोटा है, तो 55 आंसर आएगा। अगर अपर लिमिट बोलते तो 70 लिख देते। ये क्वेश्चन तो इतनी बार रिपीट हो चुका है ऐसे, ठीक है, लिखा हुआ आएगा, आपको खुद बनाना पड़ेगा, फटाफट आंसर बताना पड़ेगा, बहुत बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो अब मुझे बताइए बच्चों कौन सा आंसर है 55। तो इसमें कौन सा आंसर ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, है ना। इस तरीके 55 आ गया, तो वेरी गुड। ठीक है, जिन बच्चों को पता लग गया था उन्हें सुपर एक्सीलेंट। क्लियर हो गया बच्चों, समझ में आ रहा है। अब आ जाते हैं 19 क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 19 क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या है। अब बच्चों 19 क्वेश्चन देख लो। यहाँ बोला गया केस स्टडी थर्ड, अभी तीसरा क्वेश्चन है केस स्टडी का। इसमें बोला गया है सम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 वेंट ऑन एन एजुकेशनल टूर टू सिक्किम। कुछ स्टूडेंट्स हैं 10th क्लास के, ठीक है, वो एजुकेशनल टूर के लिए जाते हैं। ठीक है, कहाँ जाते हैं, सिक्किम में जाते हैं। और विद देयर मैथ्स टीचर, अपने मैथ्स के टीचर के साथ गए हैं। ठीक है, देयर टीचर टोल्ड देम अबाउट द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। तो वहां पे उसकी जो टीचर है ना वो बताते हैं हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया के बारे में। एंड वर्थ थर्ड हाईएस्ट माउंटेन रेंज कंचनजंगा। ठीक है, तो कंचनजंगा जो है उसके अंदर बताते हैं कि 3rd नंबर पर आती है माउंटेन रेंज में। ठीक है, और इन्होंने बताया कि ये नेपाल और सिक्किम के बीच में पड़ती है और इसकी जो हाइट है ना वो 8586 है। टीचर ने बोला स्टूडेंट्स को, अब आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं, अब इसको सोल्व करके बताओ इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, मैंने हिंदी में समझा दिया। तो पहला क्वेश्चन बोला गया कि अगर रोड पर, ठीक है, एक बच्चा खड़ा है और वो चोटी को देख रहा है। किसको देख रहा है, चोटी को देख रहा है, इनके पीक को देख रहा है। मतलब एक बच्चा यहाँ खड़ा है, ठीक है, वो ऊंचाई की चोटी को देख रहा है, इस पहाड़ की चोटी को देख रहा है। तो अब टीचर से पूछ रहे हैं कि बेटा बताओ कि इसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे या एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे। तो मैंने आपको अच्छे से समझाया था, जब नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो उसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहा जाता है। ठीक है, और जिनको नहीं पता कोई बात नहीं, पता लग गया होगा। ठीक है, हिंदी में, ठीक है, ओनियन कोण कहा जाता है। ठीक है, और इंग्लिश में डिप्रेशन। देखो एक बात सुनो, यहाँ जो एंगल ऑफ एलिवेशन इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में यहाँ पर लिखा हुआ है, इस बात को ध्यान में रखना। ठीक है, सेम नहीं लिखा हुआ।
क्लियर हो गया। तो इसका आंसर हम फटाफट यहाँ कर देते हैं 19 क्वेश्चन डाल के। तो 19 क्वेश्चन में हमें 19 का पहला पार्ट में बोला है, ठीक है, कि स्टूडेंट जो है वो रोड पर खड़ा हुआ है, ठीक है, पीक को देख रहा है। तो आपको बताना है कि एंगल उसकी आंख से और जो पीक है उसके बीच में कौन सा बन रहा है। तो आप लिखोगे एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में फर्स्ट करेक्ट है, हिंदी में सेकंड, ठीक है, हिंदी वालों में सेकंड में लिखा हुआ है, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, ओनियन कोन। उसके बाद है, ठीक है, तो उसके बाद देख लेते हैं। अच्छा, तो उसके बाद सेकंड क्वेश्चन बोला गया है बच्चों, 1 मिनट, इंग्लिश में भी सही था और हिंदी में भी सही था। ये हिंदी मीडियम में ऊपर लिखा हुआ था, ठीक है, उन्नयन कोण ये लिखा बच्चों, ठीक है, और इंग्लिश में ये रहा। फिर उसके बाद ये है, थोड़ा सा इन्होंने क्या करा, पहले हिंदी फिर इंग्लिश फिर हिंदी कर दिया, इस वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गई, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अगर यह आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर, जैसे मुझे क्लियर है तो मैंने बता दिया, ऐसे आपको भी अच्छे से क्लियर होना चाहिए ताकि कोई दिक्कत आए ना, क्वेश्चन आगे पीछे कुछ भी कर दे, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अब आगे कह रहा है क्लाइंबर है, वो अब पीक पर खड़ा हुआ है और वो नीचे की तरफ देख रहा है, तो उस वाले एंगल को क्या बोलेंगे। देखो, अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, डिप्रेशन। जैसे डिप्रेशन में चला गया, ठीक है, पहले पढ़ाई नहीं करी, फिर बाद में टेंशन हो गया, पेपर कैसे होंगे, और जैसे आप कितना अच्छे से पढ़ रहे हो शुरू से ही, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली, ठीक है, इस तरीके से। तो डिप्रेशन मतलब नीचे की तरफ जाना, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, अवनमन कोण। क्या बोलेंगे बच्चों, अवनमन कोण, ठीक है। क्लियर हो गया बच्चों, आपको समझ में आ गया। इस तरीके से अब हम आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है थर्ड पे आ जाइए, थर्ड पार्ट पे। तो थर्ड पार्ट में बच्चों हमें बोला गया है, ठीक है। अच्छा, एक बात यहाँ गलती करें, तो एलिवेशन है, यहाँ पर लिख दिया, डिप्रेशन है, उन्नयन, तो ये यहाँ है और ये यहाँ है, ठीक है। सेकंड वाले में ऐसी मिस्टेक है, ना कि फर्स्ट वाले में, है ना। चलो कोई बात नहीं, ये कोई मैटर नहीं रखता, मेन आपको समझ में आ गया ना। आगे देखिए, थर्ड में बोला गया है कि अगर समकोण त्रिभुज है, आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल को बोला जाता है ना। तो ये कह रहा है कि इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि ये जो हाइपोटेन्यूज होती है, इसका जो स्क्वायर होता है बाकी दो साइडों के सम के स्क्वायर करो फिर सम करो तो बराबर आएगा, ठीक है। जैसे ये 5 है तो ये 3 का स्क्वायर और ये हम कर देंगे 4 का स्क्वायर, तो ये 16 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। तो इस तरीके से दोनों का टोटल इसके बराबर आएगा ना। तो वो कह रहा है कि इसको क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं या थेस्ट थ्योरम कहते हैं। तो आपको पता है इसे पाइथागोरस थ्योरम कहा जाता है। तो इस तरीके से इसका फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया, ठीक है। आंसर क्या है, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है बच्चों। तो इसलिए हिंदी मीडियम वाले हिंदी के हिसाब से लिखना, इंग्लिश वाले इंग्लिश के हिसाब से। लेकिन एक बात और है कि अगर क्वेश्चन में आप नंबर डाल के आ जाओगे तो हमेशा चेक इंग्लिश की तरफ से होता है, बाकी एक बार अपने टीचर से फिर भी कंफर्म कर लेना, ठीक है। हिंदी में लिख देता हूं पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, उसके बाद है हमारा आगे कौन सा पार्ट है, फोर्थ पार्ट है। ये कह रहा है कि tan 60 डिग्री की वैल्यू बताइए। तो ये तो बहुत इजी है, आपको पता ही होगा tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है ना। तो ये तो फटाफट फिनिश हो गया। अब आगे बढ़ जाते हैं, उसके बाद हमारा है 20 क्वेश्चन। तो 20 क्वेश्चन में कहा गया है, अ कार मूव्स ऑन हाईवे। ये कार है, हाईवे पर जा रही है। द पाथ ट्रेसेस, दिख रहा है ना आप बच्चों, आपको है ना, बाय द कार इज शोन बिलो। ये कह रहा है एक कार का ये ट्रेस किया गया, जिसको पहले ऐसे जा रही है, ऐसे। द पैटर्न ऑफ द पाथ ट्रेस बाय द कार इन ए शेप ऑफ पैराबोलिक। लिखा हुआ पैराबोलिक शेप होती है बच्चों, कौन सी होती है, पैराबोलिक। अ पैराबोला इज टू ग्राफ दैट फॉर्म्ड बाय द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन Pn ax² + bx + c। ये कह रहा है कि अगर पैराबोला जो बनाया जाता है तो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के द्वारा शो करते हैं, ax² + bx + c के द्वारा शो करते हैं, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ये कह रहा है कि जो CDE की आकृति का नाम बताइए। जो CDE है, ठीक है, मान लो यहाँ C है तो CDE इसका नाम क्या होगा। तो बताओ पैराबोलिक है, सर्कल है या स्ट्रेट लाइन है। अभी हमने पढ़ लिया उसे पैराबोलिक कहा जाता है। तो इसका आंसर तो हमें क्वेश्चन में ही दे रखा था। तो 20 का जो A है उसका आंसर क्या आएगा, फर्स्ट वाला आ जाएगा, ठीक है, पैराबोलिक, पैराबोलिक, ठीक है, हिंदी में परवलय। क्लियर हो गया सबको। उसके बाद हमसे बोला गया बच्चों बी पार्ट। बी पार्ट में बोला गया है कि अगर ABC की एक
ये शो करता हो ए बी सी अगर ये शो करता है तो ये पूछ रहा है बच्चों आपसे कि इसके शून्य क्या होंगे, इसके जीरोस क्या होंगे, इसके जीरोस क्या होंगे। तो फटाफट जीरोस निकालने आपको अच्छे से आता है। हमने जो कल की वीडियो करी थी उसमें भी जीरोस का क्वेश्चन पूछा गया था और आज भी एक जीरोस का क्वेश्चन पूछा गया है। तो फटाफट देख लेते हैं इसको कैसे करते हैं। वही 12 1 12 करते हैं, 4 3 12 हो गया, 6 2 12 हो गया, ठीक है। और 12 1 12 हो गया, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ प्लस करने पर 7 आना चाहिए, यहाँ प्लस लिखा है, इस बात को ध्यान में रखो। तो प्लस करने पर 7 का आएगा, इसमें नहीं आ सकता, इसमें आ सकता है, इसमें आएगा, ठीक है। एक्स का स्क्वायर यहाँ पर कितना लिख दिया हमने 4x प्लस 3x, प्लस करने पर 7 आएगा, ठीक है। ब्रैकेट इसलिए लगाते हैं ताकि अगर बाहर माइनस है तो जब ब्रैकेट ओपन करें तो साइन इजिली चेंज हो जाए और बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद 2 पेयर बना लेते हैं, ठीक है। तो जब आप ये वाला पेयर में कॉमन लोगे तो इसको आप हाइड कर लो, अगर आप इसमें लोगे तो इसको हाइड कर लो, ठीक है। अब देखो इसमें कॉमन क्या है, दोनों में x है, यहाँ बचा x -4, इन दोनों में -3 कॉमन है, सिर्फ 3 कॉमन है, माइनस बाहर रखा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और सिर्फ x बचेगा, 3 4 12 हो जाएगा। ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो इस तरीके से आ गया। अगर आपको इसके बारे में अच्छे से जानना है तो मैंने 9th क्लास को इसी के बारे में बहुत अच्छे समझाया है, उनकी वर्कशीट में आया था, तो वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। वो सीखना चाहे तो कोर्स सीख, तो बहुत अच्छे से उसमें बहुत सारे आपके क्वेश्चन है, प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। लगभग 10-12 है, 1 घंटे के आसपास वीडियो है, थोड़ी बहुत देख लेना, काफी बेनिफिट मिलेगा। तो बच्चों ये आ गया आपको। तो इसके बाद यहाँ पे बोला है शून्य, ठीक है, कौन कौन से होंगे। तो देखो इसके शून्य निकालो, मतलब जीरोस निकालो, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, x -4 = 0, तो x = कितना आ जाएगा 4, एंड दूसरा कौन सा है x -3 = में 0, तो x = कितना आ गया 3 आ गया। तो कौन आ गया, एक 4 आ गया और एक 3 आ गया, ठीक है। तो अब आप देखिए कौन सा आंसर है इसमें से 4 और 3 वाला। आप बोलोगे सर यहाँ 3 और 4 दे रखा है। देखो आप जिसको मर्जी पहले लिख सकते हो, जिसको मर्जी बाद में लिख सकते हो, जिसको मर्जी अल्फा, जिसको मर्जी बीटा मान सकते हो, ठीक है। तो आंसर 3 और 4 आ गया, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा, सेकंड क्वेश्चन। क्योंकि देखो मैं तो सर समझाऊंगा भी, इसलिए मैंने पूरी डिटेल लिखी है, ठीक है। आप चाहे तो रफ में करके आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर दिखा देंगे तो टीचर को अच्छा लगेगा, हाँ भाई इस बच्चे को अच्छे से कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है। तो बी का कौन सा पार्ट आ गया, सेकंड आ गया, ठीक है, 3,4 क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए सी पार्ट, तो सी पार्ट देख लेते हैं। तो सी पार्ट में हमें बोला गया है, अब आपको बच्चों 2 जीरोस दे दिए, अब आपसे इक्वेशन निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। क्या बोल रहा है, इक्वेशन निकालने के लिए। तो हमने मान लिया, पहले वाले को अल्फा मान लिया 2 और दूसरे वाले को बीटा। आप किसी को भी अल्फा बीटा मान सकते हैं, ठीक है। अब मुझे बताइए कि इसने बोला है द पाथ ट्रेस्ड बाय द कार हुज जीरोस आर इतना। तो इसने बोला तो इसका जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, इन सब में से क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, के लगाते हैं बाहर, x² माइनस, ठीक है, सम ऑफ जीरोस, ठीक है। और भी तरीके होते हैं, सबसे आसान तरीका इससे भी कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। तो कंपेयरिंग करके भी किया जाता है, ठीक है। जिन बच्चों को पता होगा -b/में और c/में से, ठीक है। आपकी मर्जी, जैसे मर्जी आप कर सकते हैं, ठीक है। सम ऑफ जीरोस का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो का मतलब होता है अल्फा बीटा। तो x का स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है हमें, आप इसको कर लीजिए 2, बीटा कितना -4, ठीक है। और अल्फा कितना दे रखा 2, बीटा कितना दे रखा -4, इस तरीके से। तो 4 में से 2 गए -2, 4 2 जा 8, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस, ठीक है। तो हमारा ये आ गया, ठीक है, x² + 2x - 8, ठीक है। हमें यहाँ पे k नहीं लिख के दे रखा, कोई दिक्कत नहीं है, जो दे रखा वो लो, x² + 2x - 8, x² + 2x - 8, ठीक है। इस हिसाब से हमारा सेकंड पार्ट इसका करेक्ट है, बाकी और कोई पार्ट में ऐसा नहीं आ रहा, ठीक है। तो हम लिख देंगे C का सेकंड पार्ट इज करेक्ट, ठीक है। समझ में आ गया सबको। अब आ जाइए डी पार्ट पर। ये कह रहा है कि ये जो हमने कर्व बनाया हुआ है इसमें कितने जीरोस होंगे। तो देखो कितनी बार टच कर रहा है, पहला ये हो गया 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, तो 4 आंसर आ गया इसका। तो डी का कौन सा आंसर आ गया, 4 आ गया। समझ में आ गया सबको। तो ये हो गया सेकंड पार्ट आज की वीडियो का। जैसे पार्ट बी अभी स्टार्ट होगा, ठीक है।
तो वीडियो आज एक पार्ट हो गया, मैं अभी अगला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आऊंगा। तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जितना हो सके प्लीज शेयर करें, लाइक तो बनता ही है। ठीक है, आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, अपना पूरा ध्यान रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक योर डियर स्टूडेंट्स।